जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू शरणम आईसीएस। और आज की हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 10 यूनिट नंबर 2, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास में मौर्योत्तर जो काल है उसकी आखिरी क्लास आज रहेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद जो गुप्त काल है और पोस्ट गुप्त, मतलब गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, दो क्लासेस और रहेंगी आपकी। तो आपका एंशियंट हिस्ट्री जो है मध्य प्रदेश का वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दें कोई भी कि आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है या नहीं, जितने भी लोग एप्लीकेशन पे जुड़े हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि ये हमारी जो टेस्ट सीरीज जो 9 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, 9 फरवरी से विश्वास नामक जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 9 फरवरी 2026 से 20 अप्रैल 2026 तक ये टेस्ट सीरीज रहेगी, एमपीपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट रहेंगे 25 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें 10 टेस्ट यूनिट वाइज, 5 टेस्ट 2 यूनिट को मर्ज करके रहेंगे, और 10 टेस्ट आपके रहेंगे एफएलटी। ये जो टेस्ट सीरीज है एक्चुअली इसमें 2500 प्रश्न आपको 2500 अलग अलग डायमेंशन से निकाल के दिए जाएंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इन प्रश्नों के माध्यम से जो इस टेस्ट सीरीज में आपसे पूछे जाएंगे, 2500 प्रश्न नहीं होंगे, बल्कि 2500 ऐसे महत्वपूर्ण डायमेंशंस को हम कवर करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गुड इवनिंग शालिनी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज 9 फरवरी से स्टार्ट होगी। जो लोग ये इस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने ये एमपीपीएससी 2026 का ये कोर्स परचेस किया है, उनको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो लोग टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन पे जा करके सेपरेटली केवल टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा 90 डेज प्रोग्राम जो अभी चल रहा है एमपीपीएससी 2026 के लिए, तो ये पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है। इसमें रिवीजन को हम लोगों ने टारगेट करते हुए कि आप बहुत ज़्यादा आपका रिवीजन आप कर पाओ, तो उसी लिहाज से हम लोगों ने शुरुआती चरण में पहले महीने में आपका, जी प्रिया जी बस स्टार्ट हुई है क्लास, है ना, अभी 2-3 मिनट की क्लास हुई है, ज़्यादा क्लास नहीं हुई। तो ये 4 यूनिट आपकी जो रहेंगी पहले महीने में, उसके बाद फिर 3 यूनिट, फिर अगले महीने में 2 यूनिट। तो इस तरीके से हर महीने में आपका जो स्टडी वाला टाइम है वो कम करते हुए, और फिर आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है वो बढ़ाते हुए ये पूरा प्लान किया गया है 90 डेज का शेड्यूल। प्रिया जी 9 फरवरी से, है ना, 9 फरवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी आपकी। और आप लोग चूंकि ये कोर्स ले चुके हैं तो ये तो कोर्स के साथ ही आपको टेस्ट सीरीज, तो आपको तो अलग से कुछ पे नहीं करना। जो लोग इस कोर्स को नहीं कर रहे, मतलब 90 डेज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उन्हें ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मौर्योत्तर काल हम लोग कर रहे थे, और मौर्योत्तर काल में पीवाईक्यूज हम लोगों ने पहले देखे पिछली 2-3 क्लासेस में। आई होप पीवाईक्यू बताने की अब आवश्यकता आपको है नहीं, पीपीटी आपको मिल गई होगी, इसकी पीडीएफ फाइल आपको, तो पीवाईक्यूज आप वहां भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू से जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उससे एक ही चीज निकल के आई है कि इस पूरे पार्ट से, मौर्योत्तर काल से या पोस्ट मौर्यन पीरियड से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेनली आपके शुंग डायनेस्टी से ज्यादा पूछे हैं। इसके अलावा एक दो जो एंशियंट जो साइट्स है, प्राचीन जो, बिल्कुल हो जाएगा प्रिया जी, टेंशन मत लो आप, है ना, बिल्कुल आपका सिलेबस हो जाएगा, आप उसका टेंशन ना लें। ठीक, चलिए इसके बाद तो यहां से जो क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू, उसके बेसिस पे जो एनालिसिस हमने किया था उसमें एक तो हम लोगों ने देखा था कि शुंग बहुत महत्वपूर्ण है, शुंगा डायनेस्टी, शुंग जो वंश है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इस काल में जो एंशियंट साइट्स हैं आपकी, मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, एंशियंट साइट्स हैं, जो प्राचीन आपके स्थल हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आया है। फॉर एग्जाम्पल सांची के बारे में पूछा हुआ है, भरूच स्तूप के बारे में पूछा गया है, और एक जो क्वेश्चन है शुंग डायनेस्टी से रिलेट करता है, हेलियोडोरस का, तो वो वाली चीज। ठीक है, सिलेबस की आप टेंशन ना लें, आपका सिलेबस टाइम पे ही होगा। 31 जनवरी जो डेडलाइन है आपकी 4 यूनिट की, वो 31 तक पूरी होंगी। अगले महीने में फिर आपकी 3 यूनिट, और फिर मार्च में 2 यूनिट, तो उसी तरीके से रहेगा। और सिलेबस हमारा प्रयास 100% नहीं बल्कि 1000% हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऑन टाइम हम सिलेबस आपको डिलीवर करें। ठीक है, क्योंकि आपके रिवीजन की क्लासेस भी हम प्लान कर रहे हैं अभी। नहीं, जैसे आपका एंशियंट हो जाएगा तो बीच में पूरा कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री की एक रिवीजन क्लास आपकी हम संडे आदि को कभी प्लान कर लेंगे। क्लियर है, क्योंकि आपको सारे क्लासेस तो हो ही गई, एंशियंट की 2 क्लास और होंगी आपकी, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो पूरा जब एंशियंट हो जाएगा तो एंशियंट की सारी पीपीटी स्लाइड्स को मर्ज करके आपकी एक 2-3 घंटे की पूरी रिवीजन की जो क्लास है एंशियंट की, वो इस तरीके से भी हम लोग सोच रहे हैं। अभी वो चीज़ हो जाएगी तो आपका क्लासेस के साथ साथ रिवीजन भी हम आपको करवाएंगे। बाकी का रिवीजन के लिए हम लोगों ने 90 डेज प्रोग्राम में रखा ही हुआ है ना। रिवीजन क्लासेस इस समय आपको दी जाएंगी पीवाईक्यू के बेसिस पे।
तो रिवीजन क्लासेस में वो सारे फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो क्लास चल रही है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपका एक ओवरव्यू भी बने, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड आपको थोड़ा बहुत पता होता है तो चीज़ें आसान होती हैं समझने में। तो पीवाईक्यू के बेसिस पे ये निकल करके आया था, ये जो पार्ट था मौर्योत्तर काल आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड जो मध्य प्रदेश में है, इसमें दो प्रकार की राजवंशों को हमको पढ़ना था। एक थे देसी राजवंश नेटिव डायनेस्टीज और दूसरी थी विदेशी राजवंश फॉरेन डायनेस्टीज, जिसमें से शुंग कर्ण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, सातवाहन और नाग हमने बोला कि ये हम गुप्त उत्तर काल पोस्ट गुप्त पीरियड में नागवंश को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुंग सातवाहन हम लोग कर चुके हैं हमारी पिछली क्लासेस में। आज हम लोग ये वाले जो डायनेस्टी हैं आपकी फॉरेन डायनेस्टी, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, इन तीनों को आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है और इवन क्वेश्चंस भी यहाँ से ना के बराबर पूछे गए हैं। मतलब अभी तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इस पार्ट से, एमपी हिस्ट्री वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। तो आज की क्लास में ये तीनों ही राजवंश हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार मैप पे दोबारा से नजर डाल लेंगे, जैसे कि ये जो मौर्योत्तर काल है, पोस्ट मौर्यन जो पीरियड है, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है, पॉलिटिकल जो सिस्टम उस समय काम कर रहा है वो कैसा था। जय जिनेंद्र, रत्नेश जी जय जिनेंद्र, है ना। तो हम लोगों ने शुंगों को देखा था। शुंग जो है पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में, मगध वाले रीजन में शासन कर रहे थे उत्तर भारत में। सातवाहन जो थे इनके दक्षिण में, मतलब नर्मदा के दक्षिण वाले पार्ट में सातवाहनों का शासन था। इसके अलावा ये जो विदेशी राजवंश थे इनमें शक यहाँ पर आ गए आपके पश्चिमोत्तर भारत में। कुषाण जो आएंगे, इन्होंने लगभग एक इंटरनेशनल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य, जो कि भारत के उत्तर, मतलब उत्तर में भी जो उत्तर भारत का भी जो उत्तरी पार्ट है वहां पर इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और ये इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी जो शासक हैं वो भी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इस समय क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, वहां पर बार बार आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो सातवाहन हो गया, शुंग हो गया। अब ये तीनों आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, इंडो ग्रीक, कुषाण और शक। शकों को सीथियन भी कहते हैं, हम देखेंगे उनको आगे। ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस डायनेस्टी पे चर्चा करने वाले हैं आपकी, वो है आपके ये जो विदेशी राजवंश है। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में भारत पर निम्नलिखित विदेशी आक्रमण हुए। ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इंडिया फेस्ड द फॉलोइंग फॉरेन इन्वेजन्स। इसमें इंडो ग्रीक है, इन्हें यूनानी या यवन शासक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें यवन भी कहा जाता है, तो शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, यवन, यूनानी या यवन शासक। ठीक है, दूसरे हैं शक, इन्हें सीथियन कहकर भी संबोधित किया जाता है, सीथियन। और तीसरे हैं कुषाण। ठीक है, ये जो कुषाण है यूची कबीले से थे और इनका जो नाम है, ठीक है, यूची जाति है उससे बिलोंग करते थे। और काई चाउशांग इनको कहा जाता था चीनी भाषा में, क्योंकि इनकी जो जानकारी भी मिलती है, शकों की और कुषाणों की जानकारी हमें चीनी स्रोतों से ज़्यादा मिलती है। मतलब यदि इतिहास की बात की जाए, इतिहास के जो स्रोत हैं इनके जानकारी के जो साधन हैं, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं इनके, वो हिस्टोरिकल सोर्सेज भी कौन से हैं आपके, चाइनीज। ठीक है, तो चीनी जो ग्रंथ हैं, चीनी स्रोत है, वहां से हमको जानकारी मिलती है। जैसे कि पानकू की जो रचना है इस तरीके के है ना, तो उन्होंने कुछ चीनी भाषा के जो क्या बोलते हैं स्रोत हैं, टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, उनसे इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, शकों के बारे में और यूची जाति के बारे में। इंडो ग्रीक जो है ये चूंकि बैक्टीरिया वाले क्षेत्र से आते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा भारत से रिलेटेड ग्रंथ हमें मिल जाते हैं भारत में। चलिए सबसे पहले हम लोग इंडो ग्रीक की बात करेंगे, हिंद यूनानी शासकों की बात करेंगे। यदि हम बात करें इंडो ग्रीक की, नॉर्मली आप कंडीशन तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी कोई विशाल जो एम्पायर है, बड़ा जो साम्राज्य है, वो जब क्या होगा, उसका डेक्लाइन होगा, पतन होगा, तो विदेशी आक्रमण आपको भारत में होते हुए दिखाई देंगे। तो चूंकि मौर्य जो एक विशाल साम्राज्य था उसका जब पतन हुआ, मौर्यों का डेक्लाइन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने देखे कि निम्नलिखित विदेशी आक्रमण होना चालू हो जाते हैं। शुंग जब शासन कर रहे थे, हमने देखा था कि शुंगों के काल में यही इंडो ग्रीक जो राजा हैं, ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और हमने देखा था शुंगों के टाइम में कि पुष्यमुत्र शुंग के समय में वो जब अश्वमेध यज्ञ करता है, और अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा जाता है, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट जब पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उस घोड़े को सिंधु नदी के पार जो इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, वो उसको रोक लेते हैं।
और उसके बाद उस क्षेत्र का जो उनका राज्यपाल होता है वो पुष्यमित्र शुंग का पौत्र, उसका जो ग्रैंड सन होता है वसुमित्र, वो उनसे युद्ध करता है ना। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा रोकता है, फिर उसको घोड़ा रोकने वाले को घोड़ा छोड़ने वाले पार्टी के साथ युद्ध करना पड़ता है। तो फिर वो युद्ध वहां पर होता है दोनों के बीच में, और वसुमित्र इन इंडो ग्रीक शासकों को सिंधु नदी के तट पर पराजित करता है। ये उल्लेख हमको मालविकाग्नि मित्रम से प्राप्त होता है, जो कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्रम। तो ये वही इंडो ग्रीक शासक है। बाद में जब पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र और उसके बाद जो शासक आएंगे, तो शुंग काल का जब पतन होगा तो धीरे धीरे ये इंडो ग्रीक शासक भारत के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करना प्रारंभ कर देंगे। और भारत की मुख्य भूमि में मेनली जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ये कुछ अपनी ब्रांचेस वहां पर क्या करेंगे, एस्टेब्लिश कर लेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट रूलर बन जाएंगे। वहां पर भारत की मुख्य भूमि में स्वतंत्र शासकों के तौर पर शासन करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उस समय शुंगों का पतन हो जाएगा। और सातवाहन जो है वो हमने देखा नर्मदा के दक्षिण में रहेंगे, तो उत्तर भारत में कोई महत्वपूर्ण पॉलिटिकल जो पावर है या कोई महत्वपूर्ण जो राजनीतिक शक्ति है वो हमको दिखाई नहीं देगी। तो जब पूरा उत्तर भारत खाली पड़ा है तो हम देखेंगे वहां पर कि एक के बाद एक पूरे उत्तर भारत में इंडो ग्रीक के बाद शक, शकों के बाद कुषाण, ये लाइन से लगे हुए हैं। ये जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे पीछे से दूसरा एंट्री करता चला जाएगा। जैसे इंडो ग्रीक भारत के और अंदर तक आएंगे तो शक उनके पीछे आ रहे हैं, शक और आएंगे तो फिर पीछे से कुषाण आते चले जाएंगे, और ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी अलग अलग ब्रांचेस जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएंगी। बाद में हम देखेंगे जब गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त जो है फिर वो इनको धीरे धीरे क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। मेनली बहुत दूर तक देखें तो शक हमको देखने को मिलते हैं, और शकों का अंत हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं वो शक जो डायनेस्टी है उनका अंत करते हैं। समुद्रगुप्त की यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त जितने भी विदेशी शासक थे, या हम कहें कि गुप्त वंश के जो राजा है प्रारंभिक, तो उन्हें ये श्रेय दिया जाता है, ये ऑनर उनको मिलता है कि भैया उन्होंने भारत से जो विदेशी शासक थे उनका अंत किया। मतलब गुप्त राजाओं ने भारत में विदेशी शक्ति का जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, फॉरेन पावर्स जो एस्टेब्लिश हुई थी, उनको क्या किया, डिमोलिश कर दिया, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया। ठीक है, तो वो आप इंडियन हिस्ट्री में इतना थोड़ा डिटेल में आप देखते हो। एमपी के हिस्ट्री में बहुत बेसिक से फैक्ट हैं, इक्का दुक्का फैक्ट है, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मौर्योत्तर काल में यदि भारत की बात की तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 2 यवन राज्यों के एस्टेब्लिशमेंट होता है। मतलब 2 इंडो ग्रीक जो किंगडम है वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, वो निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका यूथीडेमस वंश, ये झेलम से मथुरा तक आता है। ठीक है, इन्होंने अपना जो राज्य एस्टेब्लिश किया था, अपना स्टेट जो एस्टेब्लिश किया था वो झेलम से मथुरा तक था। राजधानी सांकल, वर्तमान सियालकोट, ये वर्तमान में पाकिस्तान में आता है सियालकोट। और ये जो सियालकोट वाला नाम है, आपने अभी धुरंधर मूवी आई थी उसमें सियालकोट नाम बहुत चर्चा में, आपने सुना होगा, लियारी वगैरह ये जो पार्ट है। ठीक है, तो शायद ये नाम वहां पर कुछ चर्चा में था। इसके बाद है यूक्रेटाइज वंश, ये बैक्ट्रिया से झेलम तक अपने राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है, और राजधानी रहती है तक्षशिला। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड यहाँ पर हल्का सा देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी चीजें कि किस तरीके से चल रही थी। देखिए, जब मौर्य काल था आपका, ठीक है, यदि हम बात करें मौर्य काल की, मौर्य काल में एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की जाती है, और उस विशाल साम्राज्य की सीमा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो हिंदू कुश पर्वतमाला थी, हिंदू कुश जो पर्वतमाला थी, हिंदू कुश पर्वतमाला से कहां पर, बंगाल की खाड़ी तक पूर्वी जो क्षेत्र था पूरब में उसकी सीमाएं जो है विस्तारित थी। तो ये पूरा जो एम्पायर था ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब जब आपने भारत का इतिहास पढ़ते हैं, आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री में एक नाम आपको सुनने को मिलता है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो भारत का इतिहास यदि आपने पढ़ा है तो इंडियन हिस्ट्री में आपको पता होगा कि भारत में जब सिकंदर का आक्रमण होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करता है, भारत में आक्रमण करता है। तो उस समय जब अलेक्जेंडर सिकंदर भारत से वापस जाता है, तो भारत से वापस जाने के बाद चूंकि उसने भारत में कई सारे इस पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया था, विजित कर लिया था, और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में उसने क्या किए थे, अपने जो है वो गवर्नर अपॉइंट कर दिए थे, अपने जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पर अपॉइंट करके जाता है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है, मौर्यन एम्पायर का जब ऑरिजिन होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे इन विदेशी जो गवर्नर थे, जो विदेशी जो राजा थे, जो सिकंदर के यहाँ
द्वारा अपॉइंट किए गए थे उनको धीरे धीरे यहाँ से खदेड़ना चालू करता है और मौर्य साम्राज्य की सीमा को कहाँ तक, हिंदू कुश पर्वतमाला तक जो है वो उसको टच कराता है। तो सिकंदर के बाद उसका एक सेनापति था उसी के वंश का, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है वो इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यदि हम बात करें तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था वो यहाँ पर क्या कर रहा है, रूल करता है, यहाँ पर उसका शासन रहता है। और ये जो था सेल्यूकस निकेटर, ये काफी शक्तिशाली था और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में 305 ईसा पूर्व के आसपास, 305 बीसी के आसपास एक युद्ध होता है। आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में उस युद्ध के बारे में। इस युद्ध में हम सभी को पता है कि सेल्यूकस निकेटर जो है पराजित हो जाता है। अंत में दोनों के बीच में संधि हो जाती है और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री होती है कार्नेलिया या हेलेना, आपने नाम सुना होगा, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। इस विवाह के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 4 प्रांत मिलते हैं, है ना, जिसमें काबुल, कंदहार, हेरात और एक और कोई प्रांत रहता है। ठीक है, तो ये 4 प्रांत जो है वो इसको मिल जाते हैं, मतलब इसकी सीमाएं जो है वो हिंदुकुश क्षेत्र तक लग जाती हैं। जब ये इतना विशाल क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में मिल जाता है तो यहाँ पर ये जो सेल्यूकस निकेटर है ये धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होने लगता है। अब थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट देखना कि सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य का क्या हो जाएगा, मतलब इसका राज्य जो है इसका पतन हो जाएगा, डेक्लाइन हो जाएगा। और जब इसका डेक्लाइन होगा तो इस क्षेत्र में, मतलब मौर्यों के पश्चिम में 2 नए राजवंशों की स्थापना होगी। वे 2 नए राजवंश कौन हैं? तो वे 2 नए राजवंश जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक था यूथिडेमस और दूसरा यूक्रेटाइस। क्लियर है? तो ये 2 जो नए राजवंश यहां पर एस्टेब्लिश होंगे आपके एक इस हिंदुकुश पर्वतमाला के पश्चिम में। आप देखोगे तो एक इसके थोड़ा सा और उत्तर में, मतलब पश्चिमोत्तर में जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र मिलेगा। और इसके और थोड़ा सा पश्चिम में जाओगे तो यहां पर मिलेगा पार्थिया, थोड़ा सा पार्थिया, मेनली जो ईरान वाला पार्ट है वर्तमान में जो ईरान है वो वाला पार्ट है। और बैक्ट्रिया जो है ये आपने सुना होगा, मध्य एशिया भी इसको कहते हैं, है ना, मध्य एशिया कहा जाता है। और सिर दरिया, अमूर दरिया, चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, विश्व का जब भूगोल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सीर दरिया और अमूर दरिया 2 नदियां हैं। ये दोनों नदियां जो है वो इस क्षेत्र से बहती हैं और इनके बीच का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया कहलाता है, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट कहलाता है वो पूरा क्षेत्र, और उसे बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर 2 राजवंशों की क्या होगी, स्थापना होगी। क्लियर है ना? मतलब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जब मौर्य राज कर रहे थे तब सेल्यूकस निकेटर का राज था। सेल्यूकस निकेटर का पतन होता है और इधर मौर्यों का भी पतन वाला काल चालू होता है। जब सेल्यूकस निकेटर का पतन हो जाता है तो 2 स्वतंत्र राज्य यहां पर देखने को मिलते हैं, एक है बैक्ट्रिया और दूसरा पार्थिया। ठीक है, तो ये बैक्ट्रियन और पार्थियन कहलाते हैं। क्लियर है? अब इसका लिंक मध्य प्रदेश के इतिहास से कैसे बनता है? तो मध्य प्रदेश के इतिहास से ऐसे लिंक बनेगा क्योंकि ये जो बैक्ट्रिया वाला पार्ट है, क्योंकि जब मौर्य क्या होंगे, यहां पर इन मौर्यों का डेक्लाइन हो जाएगा, इनका पतन होगा और यहां पर कौन आ जाएंगे, शुंग आ जाएंगे। मतलब मौर्यों से तो शुंग कमजोर ही रहे होंगे ना। तो जब तक मौर्य थे तब तक ना तो बैक्ट्रिया ना पार्थिया, इनमें से किसी ने भारत पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब शुंग आए, मौर्यों का डेक्लाइन हो गया और छोटे छोटे राज्य जहां एस्टेब्लिश होना चालू हुए, तो फिर ये जो विदेशी शासक थे ये घात लगा के बैठे हुए थे, इनकी नजरें जो थी वो यहीं पर थी। जैसे ही यहां पर मौर्यों का पतन होगा और भारत में राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब यहां पर देखने को मिलेगी, तो बैक्ट्रियाई जो शासक हैं, जिन्हें हम इंडो ग्रीक कह रहे हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, इंडो ग्रीक कह रहे हैं, ये इंडो ग्रीक राजा क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। चूंकि शुंग बहुत कमजोर नहीं थे, इसलिए शुंगों के समय में ये भारत की मुख्य भूमि तक प्रवेश नहीं कर पाते। मतलब जब शुंग राज कर रहे थे तभी इन्होंने आक्रमण करना चालू कर दिया। जब आक्रमण चालू किए तो शुंग थोड़े पावरफुल थे, इसलिए इनको आसानी से वो रोक पाए, ये भारत में एंटर नहीं हो पाए। लेकिन इस हिंदुकुश पर्वतमाला के आसपास के, मतलब भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन के कुछ क्षेत्रों को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था और ये वहां पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या बनेगा, एक चेन बनेगा। उस चेन को थोड़ा सा समझना, वो चेन कैसे बनेगा, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं कि एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर सीक्वेंस को थोड़ा सा समझ लेना कि ये भारत का नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया आपका, ये हो गया पार्थिया,
ये हो गया बैक्ट्रिया, और ये भारत की क्या हो गई सीमाएं। जब ये बैक्ट्रिया वाले शासक भारत में प्रवेश करेंगे, मतलब ये कहां से यहां से कहां शिफ्ट होंगे, भारत की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये जो पश्चिम में जो ईरान में बैठे हुए हैं ये वाले पार्थियन, ये यहां पर आक्रमण करना चालू करेंगे। मतलब जब बैक्ट्रियन जो रूलर हैं, इंडो ग्रीक जो शासक हैं, इंडो ग्रीक जो रूलर हैं, राजा हैं, किंग हैं, वो जब भारत की तरफ आना चालू करेंगे तो पीछे से पार्थिया के जो राजा हैं, यहां पर जो राजवंश है वो क्या करेगा, इस बैक्ट्रिया पर क्या करना चालू करेगा, आक्रमण करना चालू करेगा। तो ये जब इंडो ग्रीक भारत में आते हैं तो ये वाला क्षेत्र इनका क्या होता है, ये पार्थियन के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है। मतलब पार्थियनों ने क्या किया, जब बैक्ट्रियंस ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, तो ये पार्थियन ने बैक्ट्रिया मतलब इन इंडो ग्रीक शासकों का जो क्षेत्र था, इसको किसने, पार्थियन, जो पार्थिया में जो राजवंश था उसने क्या कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये भारत से वापस अपने बैक्ट्रिया तो नहीं जा सकते, तो इनका जो साम्राज्य होगा, जैसे हमने देखा कहां से, झेलम नदी से लेकर के मथुरा वाले पार्ट तक, तो ये जो बैक्ट्रियाई रूलर हैं अब ये वापस, इनका क्षेत्र तो पार्थिया वालों ने जीत लिया, तो झेलम से लेकर के कहां तक, मथुरा तक, तो ये बैक्ट्रियाई इंडो ग्रीक आपको देखने को मिलेंगे। और फिर झेलम से इधर कहां से, बैक्ट्रिया से लेकर के झेलम वाला पूरा जो क्षेत्र है वो ये पार्थियाई जो रूलर हैं उनके द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाएगा। अब इन दोनों के अलग अलग लीडर थे जिन्होंने इन वंशों की स्थापना की, उन्हीं के नाम पे ये वंश कहलाते हैं, बैक्ट्रियाई और पार्थियन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये यूथिडेमस वंश और यूक्रेटाइस जो वंश है, ये दो जो वंश हैं ये कौन कौन से हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये जो यूथिडेमस है, झेलम से मथुरा तक जिस क्षेत्र को इन्होंने जीता, ये बैक्ट्रियाई शासक कहलाते हैं। क्लियर है ना, ये कौन है, बैक्ट्रिया वाले राजा हैं। क्योंकि बैक्ट्रिया वाला जो पार्ट जब ये वहां से छोड़ के भारत की तरफ आते हैं, तो ये जो यूक्रेटाइस वाला जो वंश है जो बैक्ट्रिया से झेलम तक अपने राज्य की स्थापना करता है, इनके द्वारा इनके इस क्षेत्र को, बैक्ट्रिया वाले पार्ट को ऑक्युपाई कर लिया जाता है। तो इनका राज्य केवल झेलम से मथुरा तक, मतलब झेलम नदी के पूरब से लेकर के आपके मथुरा वाले पार्ट तक यूथिडेमस वंश का क्या हो जाता है, शासन हो जाता है। इनकी राजधानी रहती है साकल सियालकोट। तो आई होप ये यूथिडेमस समझ में आया होगा। और फिर इनके पीछे लगे हुए कौन थे, यूक्रेटाइस। चूंकि इस वंश की स्थापना यूक्रेटाइस ने की थी, तो बैक्ट्रिया से लेकर के झेलम तक का पार्ट किसने, यूक्रेटाइस ने ऑक्युपाई कर लिया। इसके नाम पे इस वंश का नाम पड़ा यूक्रेटाइस वंश, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। अब इनका मध्य प्रदेश से क्या लिंक बैठता है, तो मध्य प्रदेश से लिंक ऐसे बैठता है क्योंकि जब इस यूथिडेमस वंश को पढ़ेंगे तो इसी यूथिडेमस वंश का जो राजा है डेमेट्रियस, और उसके बाद इसमें एक और राजा होगा मिनांडर, जो क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। क्लियर है। और इनमें से जो मिनांडर है उसके सिक्के मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूक्रेटाइस वंश की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला। अब आप याद करो, आपने शुंग काल पढ़ा था, शुंग वंश हम लोगों ने पढ़ लिया है। शुंग वंश में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, शुंग वंश में मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताया था। ठीक है, और ये वाला, तो इस काल में आपने देखा कि हेलियोडोरस तक्षशिला के यूनानी शासक, तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियल कीट्स का राजदूत था। इस फैक्ट को याद करो, हेलियोडोरस कहां का, तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियल कीट्स का राजदूत था। तो जब हेलियोडोरस आया था तो राजधानी तक्षशिला किस वंश की राजधानी है, अब यहां पर आ जाओ, तो आपको ये लिंक बैठ जाएगा, आपको थोड़ा दिमाग में भी सेट हो जाएंगी चीजें। तो ये जो यूक्रेटाइस वंश जो बैक्ट्रिया से झेलम तक शासन कर रहा था और इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, मतलब तक्षशिला वाले पार्ट में ये रूल कर रहा था। तो इसी यूक्रेटाइस वंश का राजा था एंटियल कीट्स, और उसी एंटियल कीट्स का राजदूत था हेलियोडोरस, जो कहाँ आया, जो भागभद्र, जो शुंग वंश का जो नौवा राजा था भागभद्र, उसके दरबार में आता है। क्लियर है। तो ये दो तीन फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि वहां पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। आई होप ये लिंक आपको समझ में आया होगा, ये रिलीवेंसी जो हमने एस्टेब्लिश की वो आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूथिडेमस वंश की, यूथिडेमस डायनेस्टी की। इसके प्रमुख शासकों में हमें डेमेट्रियस और मेनेंडर, इन दो के बारे में ही पढ़ना है। भारतीय इतिहास में भी मेनली मेनेंडर के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों को याद रखना, क्योंकि डेमेट्रियस जो है वो पहला व्यक्ति है, पहला यवन शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया। मतलब प्रथम जो यवन आक्रमण हुआ भारत पर, उसका नेतृत्व करता कौन था, डेमेट्रियस था।
मौर्योत्तर काल में, हालांकि इसके पहले भी यवन आक्रमण हो चुके थे। इनका राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक है? झेलम से मथुरा तक था टेरिटरी इनकी, और इनकी राजधानी थी सांकल। सांकल वर्तमान सियालकोट पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। पहला जो राजा है डेमेट्रियस, यदि डेमेट्रियस की बात करें तो ये यूथिडेमस का पुत्र था। मतलब जिस यूथिडेमस ने इस वंश की स्थापना की है, यूथिडेमस वंश की, उसी का पुत्र था कौन? आपका डेमेट्रियस। डेमेट्रियस की बात करें तो इसने शुंगों के काल में यवन आक्रमण का नेतृत्व किया था। मतलब शुंग काल में जो यवन आक्रमण भारत पर हुआ था, उसका नेता, उसका लीडर, उसको लीड कौन कर रहा था? तो डेमेट्रियस ही कर रहा था। और इसी डेमेट्रियस को कौन पराजित करता है? आपका वसुमित्र, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, उस आक्रमण के बाद इन्होंने क्या किया? पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार किया और साकल को अपनी राजधानी बना लिया। खैर ये तो आपको पता है। हाँ, डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करने वाला, मतलब मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाला प्रथम यवन शासक बन जाता है। अब मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास की रचना है, इसमें हमें इस आक्रमण का उल्लेख मिलता है कि डेमेट्रियस और उसके दामाद मिनांडर के आक्रमण को सिंधु के तट पर शुंग राजकुमार वसुमित्र ने विफल किया था। ये फैक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ एमपी से क्या लिंक बैठता है डेमेट्रियस का? तो इसके मृद मुद्रांकन विदिशा से यज्ञ कुंड के साथ मिले हैं। ठीक है, मृद मुद्रांकन का तात्पर्य क्ले सील्स, मिट्टी की बनी हुई क्ले सील्स जो है वो मिली है हम लोगों को एक विदिशा से। किससे? एक यज्ञ कुंड, सैक्रिफिशियल अल्टार से इसकी एक क्या मिली है? मृद मुद्रांकन जो है वो कॉइन्स इसके हमें क्या है, या सील हमें क्या हुई है? प्राप्त हुई है। अब आता है मिनांडर। मिनांडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ सिक्के मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से प्राप्त हुए। सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंद यवन शासक इसे कहा जाता है। मोस्ट पॉपुलर जो इंडो ग्रीक रूलर है वो कौन है? मिनांडर को माना जाता है। ठीक है, ये डेमेट्रियस का दामाद था, सन इन लॉ था डेमेट्रियस का। बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम हमें मिलता है मिलिंद। ये जो मिलिंद है, राजा मिलिंद, तो मिलिंद के नाम से बौद्ध ग्रंथों में, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं आपके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में रेफर्ड टू एज मिलिंद, इसे मिलिंद कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। शिवकोटा कहाँ है? पेशावर, बाजौरा वाले क्षेत्र में। यहां से धातु गर्भ मंजूषा लेख प्राप्त होता है। कौन सा लेख है? धातु गर्भ मंजूषा। इसमें मिनांडर के राज्यपाल वियक मित्र का उल्लेख मिलता है कि यहां पर, मतलब मिनांडर जो है जब ये शासन कर रहा था तो इसका क्षेत्र, मतलब राज्य क्षेत्र पता चलता है कि पेशावर तक विस्तृत था। यहां से इसका लेख प्राप्त होता है और इसका जो एक राज्यपाल था, गवर्नर था वियक मित्र, वो उस समय यहां पर इसके अधीन शासन कर रहा था। इसे बौद्ध धर्म का संरक्षक भी कहा जाता है। धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का संरक्षक माना गया है पोस्ट जो मौर्यन पीरियड है। ठीक है, इसके सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन आपने जब भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध से के जीवन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि उन्होंने क्या बोलते हैं, गृह त्याग किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे संबोधि कहा जाता है। फिर जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब भगवान बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिया अपने अनुयायियों को तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहकर संबोधित किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। तो उसी धर्मचक्र प्रवर्तन वाली जो आकृति है, मतलब इमेज है भगवान बुद्ध की, वो इनके सिक्कों पर हमें अंकित मिली है। बौद्ध विद्वान नागसेन के प्रभाव में ये बौद्ध अनुयायी बन जाते हैं। मतलब जो मिनांडर हैं, मिलिंद हैं, ये एक बौद्ध विद्वान रहते हैं नागसेन। उन नागसेन से प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। नागसेन की एक रचना मिलती है मिलिंद पन्हो। ये जो मिलिंद पन्हो रचना है, इसमें राजा मिलिंद के प्रश्न, मतलब इसका जो नाम है मिलिंद पन्हो से मतलब मिलिंद मतलब राजा मिलिंद और पन्हो मतलब प्रश्न, तो राजा मिलिंद के प्रश्न इसका नाम है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा का शब्द है और ये जो किताब है ये पाली भाषा में ही लिखी गई है। इस किताब में ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, इसमें राजा मिलिंद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को नागसेन से पूछते हैं और नागसेन उनका उत्तर देते हैं। क्लियर है? और जब वो पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं उन उत्तरों से, तब फिर वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है राजा मिलिंद के बौद्ध धर्म के बारे में नागसेन से, और नागसेन ने जो उत्तर दिए तो उनका संकलन किया गया है किसमें? मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में। इसीलिए इसे राजा मिलिंद के प्रश्न नाम कहकर बोला जाता है ना। ये इसकी भाषा पूछ ली जाए तो याद रखना पाली भाषा में। मध्य प्रदेश से मिनांडर का क्या लिंक है? तो बालाघाट से मिनांडर के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हमें मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए। ये आपके इंडो ग्रीक हो गए, है ना। मिनांडर की बात करें तो मिनांडर जनता के मध्य बहुत लोकप्रिय शासक थे। उपनिषदों में वर्णित कुरुवंशी जनमेजय और राजा जनक, है ना, ये जनमेजय और राजा जनक ये बहुत दार्शनिक राजा माने गए हैं पौराणिक इतिहास में।
फिलोसोफर टाइप जो होते हैं व्यक्ति, तो उनकी श्रेणी में इन राजाओं को रखा गया है। राजा जनक को तो बहुत बड़ा दार्शनिक माना ही गया है, ठीक है। इनके दरबार में जो है वो विद्वत जो है वो विद्वानों की क्या बोलते हैं वो वाद विवाद होता था ना आपस में, शास्त्रार्थ जिसे कहा जाता है, तो शास्त्रार्थ वहां पर आयोजित किया जाता था, बड़े बड़े विद्वान आते थे, ठीक है, राजा जनक के दरबार में। तो राजा जनक के समान इनको दार्शनिक के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त थी। रिनाउंड एज अ फिलोसोफर लाइक जनमेजय ऑफ द कुरु डायनेस्टी एंड किंग जनक एज डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद। तो ये आपका इंडो ग्रीक हो गया। इंडो ग्रीक में पहला हम लोगों ने देखा यूथिडेमस वंश। अब हम बात करेंगे किसकी, यूक्रेटाइज वंश की। यूक्रेटाइट्स वंश डायनेस्टी, इनका राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक था, बैक्ट्रिया से झेलम के बीच में इनका राज्य क्षेत्र था। राजधानी इनकी तक्षशिला थी। तक्षशिला वाले पार्ट में ये क्या कर रहे थे, उस समय शासन कर रहे थे। इस वंश के शासक एंटियालकीट्स का राजदूत हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में उपस्थित हुआ था। क्लियर है। अब क्वेश्चन आपसे अगर ये भी पूछ ले कि ये जो हेलियोडोरस आया था आपका, ये जिस एंटियालकीट्स का राजदूत था, तो ये एंटियालकीट्स किस वंश का राजा था, तो यूक्रेटाइज वंश का शासक था, ठीक है। यदि इस तरीके से भी पूछ ले थोड़ा और अंदर जाके, तो वहां तक भी आपका फैक्ट क्लियर हो जाएगा। और यही एकमात्र फैक्ट है जो यूक्रेटाइज वंश से क्या होता है, लिंक सेट करता है आपका मध्य प्रदेश के इतिहास में। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण वंश है वो है शक। अब हम बात करेंगे किसकी, शकों की, है ना। इसमें कोई डाउट है आपको इंडो ग्रीक में, तो एक बार पूछ लो। हालांकि क्वेश्चन अभी तक हेलियोडोरस के ऊपर ही पूछा है, तो हेलियोडोरस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कहीं से क्वेश्चन यहां से आने की संभावना बनेगी। शक, शक डायनेस्टी, शक वंश या शका डायनेस्टी। देखिए, शकों के मूल स्थान की बात करें हम लोग, तो जो दूसरा जो विदेशी आक्रमण होता है इंडो ग्रीक के बाद, यवनों के बाद भारत पर, वो होता है आपका शकों का। अब शक कौन थे, तो ये एक प्रकार से कबीलाई जनजाति थी या जाति थी, जो एकदम खानाबदोश नोमैडिक टाइप के थे, और बर्बर जिन्हें बोलते हैं बारबेरियन टाइप, उस तरीके से ये थे, है ना। ये खाने की तलाश में, संसाधनों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। खानाबदोश उन्हीं को कहा जाता है जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, घूमता रहता है। बर्बर का मतलब यह है कि ये बहुत ही क्रूर थे, मतलब जो असभ्य, अनसिविलाइज्ड जिन्हें कहा जाता है। भाई मनुष्य के अंदर दया, प्रेम, इस तरीके की चीजें होती है ना, इनके अंदर वो कुछ नहीं था। इन्हें केवल अपना जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल करना रहता था। बाकी इनके रास्ते में कोई भी आता था तो जैसे ये निपटा सुलझा देते थे अच्छे से। तो खानाबदोश और बर्बर जनजाति थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती थी। नॉर्मली ये कहाँ रहते थे, तो ये बैक्ट्रिया, जो मध्य एशिया वाला जो पार्ट है आपका, बैक्ट्रिया सीर दरिया नामक क्षेत्र में, ठीक है। मतलब अमूर दरिया, सीर दरिया जो नदियां हैं, उन नदियों के मध्य वाला जो क्षेत्र है, मध्य एशिया या बैक्ट्रिया वाला पार्ट, वहां पर रहते थे। अब इस बैक्ट्रिया नाम को भी याद रखना। क्यों याद रखना मध्य एशिया को, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर जो भारत में फॉरेन इन्वेडर आएंगे वो मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आएंगे, ठीक है। आप बाद में पढ़ेंगे, जब मिडाइवल में पढ़ेंगे आप लोग, जो गौरी आएगा, गजनी आएगा, ये सब यहीं से आएंगे। गौर, गजनी, बाद में इन क्षेत्रों के नाम चेंज हो जाएंगे। गौर, गजनी, समरकंद वगैरह, ये सब नाम आपको इसी बैक्ट्रिया वाले पार्ट में, मध्य एशिया वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से निरंतर भारत में क्या होंगे, आक्रमण होते रहेंगे। बाद में बाबर भी आएगा इसी पार्ट से होता हुआ, वो भारत में एंटर मारेगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी, ठीक है। तो ये रीजन यदि हम कहें तो वो ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट था, एक एपी सेंटर रहा है इंडियन हिस्ट्री में, यहां से रेगुलर विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते रहे हैं। उसका एक प्रमुख कारण ये भी था क्योंकि ये जो क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टिकोण से, ज्योग्राफिकल यदि आप देखोगे पर्सपेक्टिव से इसको, सेंट्रल एशिया को, तो ये संसाधन विहीन क्षेत्र है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे है, उच्च अक्षांशों पे आता है, तो यहाँ ठंडा प्रदेश है। दूसरा चीज क्या है कि ड्राई, जो शुष्क मरुस्थल होता है ना आपका, क्या बोलते हैं उसको, शुष्क मरुस्थल को, जो ड्राई डेजर्ट जिसे कहते हैं हम लोग, तो यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर संसाधनों का अभाव है, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है ये, एक तरीके से आप देखोगे इसको तो पहाड़ियों वाला दुर्गम क्षेत्र है, उस तरीके का क्षेत्र है। खेती बाड़ी, ठीक है, उस तरीके की चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए संसाधन जब कम रहेंगे तो ये हमेशा संसाधनों की तलाश में ये क्या करेंगे, इधर उधर जो है वो राज्यों में क्या करते रहेंगे, छापे मारेंगे, लूटेंगे, वापस चले जाएंगे। तो आप देखेंगे बाद में कई सारे, तैमूर लंग आएगा, नादिर शाह आएगा, अहमद शाह अब्दाली आएगा, बाबर आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा, गजनी आएगा,
ठीक है, ये ज्यादातर जितने आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे वो इस क्षेत्र या इसके आसपास के क्षेत्र से ही, मध्य एशिया वाले क्षेत्र के आसपास से ही भारत में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको बार बार पैसे की आवश्यकता है, उनको बार बार संसाधनों की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करेंगे, भारत में आएंगे, लूटेंगे, चले जाएंगे। क्लियर है? उसमें से कुछ एक भारत में रुक जाएंगे, जैसे कि गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक रुक जाएगा तो वहां से मुस्लिम सत्ता एस्टेब्लिश होगी, बाबर रुक जाएगा तो मुगल वंश आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से तो जो रुक जाएंगे वो अपना यहाँ पर सत्ता एस्टेब्लिश कर लेंगे भारत में। जो नहीं रुकेंगे तो नादिर शाह आया, लूट कर चला गया, तैमूर लंग आया, लूट कर चला जा गया, तो ऐसे कई सारे और आएंगे जो लूट के भी चले जाएंगे। चल, तो शक कहाँ से थे? मध्य एशिया के सीरदरिया वाले नामक क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, खानाबदोश और बर्बर नोमैडिक एंड बारबेरिक ट्राइब थी ये। इन्हें सीथियन भी कहा जाता है। ठीक, इस जनजाति को या जाति को सीथियन कहकर भी संबोधित किया गया। हिंद यूनानी शासकों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले कौन हैं? शक। मतलब आफ्टर इंडो ग्रीक जो रूलर हैं उनके बाद भारत पर शकों ने क्या किया? आक्रमण किया, और इन्होंने ही क्या किया, यहाँ पर शासन भी किया। अब इनकी तीन प्रमुख शाखाएं भारत में क्या होंगी? एस्टेब्लिश हो जाएंगी। 3 मेन ब्रांचेस ऑफ द शकास वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। 3 ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश होंगी? तो एक होगी आपकी पंजाब में, दूसरी होगी मथुरा में, और एक होगी उज्जैन में। अब हमें किस डायनेस्टी से रिलेट करना है? तो हमें मेनली ये जो पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप हैं आपके, ये जो शका क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इनसे हमारा मेन लेना देना होगा। इसमें एक तो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में छैरात वंश, और दूसरा मिलेगा आपको उज्जैन का शक क्षत्रप कार्दमक वंश। इनका मध्य प्रदेश के इतिहास से लेना देना है। बाकी पंजाब के तक्षशिला शक क्षत्रपों से इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये भारत के इतिहास में आप देख लेना। ठीक है, मथुरा के शक क्षत्रप जो राजबुल सिंह शीर्ष स्तंभ लेख मिलता है आदि, उसका भी मध्य प्रदेश के इतिहास से कोई लिंक नहीं बैठता है। केवल जो पश्चिम भारत के, मतलब जो वेस्टर्न इंडिया के जो शक क्षत्रपास थे, उनकी 2 ब्रांचेस हैं। एक है महाराष्ट्र वाले पार्ट में छैरात वंश। छैरात वंश के बारे में हमने पढ़ा था, गौतमीपुत्र सातकर्णी बाद में इनका क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। भूमक और नहपान जो नाम हम लोगों ने देखे थे अभी सातवाहन वंश में, तो वो भूमक और नहपान इसके प्रमुख शासक रहेंगे, तो उनको निपटा देंगे सातकर्णी सातवाहन, क्योंकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है और वहीं पर सातवाहनों का भी शासन रहेगा, तो इनको निपटा कर इनके क्षेत्र को वो ले लेंगे। इसके बाद उज्जैन वाले पार्ट में एक और शकों की ब्रांच देखने को मिलती है, कार्दमक वंश, चष्टन वंश भी इसको कहते हैं, क्योंकि चष्टन नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी और इनकी राजधानी उज्जैन रहती है। क्लियर है? और इनके जो राज्य क्षेत्र है, मतलब इनका जो राज्य विस्तार रहेगा, तो उस राज्य विस्तार में मध्य प्रदेश का पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, अनूप जो नर्मदा वाला क्षेत्र है, नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, वो ये सारे क्षेत्र इन्हीं के शासन के अंतर्गत रहेंगे। तो उज्जैन वाले, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर है? तो हमें मेनली किस पर काम करना है यहाँ पर? एमपी के इतिहास में पश्चिम भारत के शक क्षत्रप, उसमें भी मेनली उज्जैन के जो शक क्षत्रप है कार्दमक वंश। ठीक है, थोड़ा सा छैरात वंश को देख लेंगे हम लोग। संस्थापक कौन है इसके? भूमक। फाउंडर कौन है? छैरात डायनेस्टी के भूमक इसके फाउंडर है। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है नहपान। ठीक है ना? नहपाना वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक नहपान हो गया। इन्होंने अपनी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो मिन्न नगर है ना, मिन्न नगर में स्टैब्लिश की। यदि मिन्न नगर का आज के हिसाब से इसका रिलीवेंसी देखा जाए तो सूरत, गुजरात का जो सूरत जिला है, ये आज मिन्न नगर वाला पार्ट कहलाता है ना। मतलब उस समय मिन्न नगर के तौर पे जाना जाता था, आज सूरत के रूप में जाना जाता है। इनके राज्य क्षेत्र की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश का मालवा वाला जो क्षेत्र था वो इन्हीं के कब्जे में था। ठीक है, काठियावाड़, महाराष्ट्र, अपरांत और अजमेर है ना। अपरांत ये मेनली आपका जो उत्तरी कोंकण वाला पार्ट है, अपरांत उसे कहा जाता है। कोंकण जो तटीय प्रदेश है, और अजमेर राजस्थान वाला पार्ट, ये सब इनके अधीन थे। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मालवा इनके अधीन था। अब जब गौतमीपुत्र सातकर्णी का उदय होगा तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इनकी अच्छे से ठुकाई पिटाई करेगा, और ये सारे क्षेत्र हमने देखे थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, अनूप प्रदेश जो नर्मदा घाटी का था, उत्तरी काठियावाड़ जो था आपका है ना, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, सह्याद्री वाला, अपरांत, ये सब क्षेत्र उसने क्या किए थे। कुक्कुर जो प्रदेश था, पश्चिमी राजपूताना, सब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहनों के अधीन कर लिए थे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इस भूमक और नहपान का निपटारा कर देता है। इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना है, छैरात के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कहां कहां से इनके सिक्के मिले हैं हमको, तो जैसे नहपान के सिक्के हमें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से मिले हैं। ठीक है,
शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां से नहपान के सिक्के मिले हैं। तो नहपान कॉइन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा उज्जैन से महू, दास और सोम, ये क्या है? राजाओं के नाम है। क्लियर है ना? तो महू, दास और सोम नामधारी शासकों के सिक्के मिले हैं। और जो विद्वान हैं, जो इंटेलेक्चुअल या स्कॉलर्स हैं, उन्होंने मालवा के भूमक वंश के जो शक क्षत्रप हैं उनके साथ इन्हें लिंक माना है। मतलब महू, दास और सोम नामधारी जो राजा हैं, उन्होंने कहा है कि मालवा में जो शक क्षत्रप थे छैरात वंश के, ये उसी के क्या थे? शासक थे। मतलब उन्हीं के परवर्ती शासक थे। लेटर जो रूलर्स थे किसके? छैरात वंश के, वो उनके अंतर्गत इनको रखा है विद्वानों ने। इसके अलावा छैरात आर्त मतलब ये भी राजा का नाम है। तो छैरात आर्त का भी एक सिक्का शिवपुरी के मुनिराज संग्रह में जो है वो संरक्षित किया गया है। तो शिवपुरी में एक क्या है? एक म्यूजियम है, संग्रहालय है। उस संग्रहालय में मुनिराज करके एक संग्रह है, जिसमें मुनिराज संग्रह के अंतर्गत सिक्कों को संरक्षित किया गया है। तो उन सिक्कों में एक सिक्का छैरात वंश के आर्त नामक व्यक्ति शासक का भी हमें प्राप्त होता है। अब आता है उज्जैन का जो कार्तमक या चष्टन वंश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से भी बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, हालांकि एक दो ही फैक्ट निकल के आएंगे, लेकिन चूंकि उज्जैन इनकी राजधानी रही है तो चीजों को आप याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक फाउंडर कौन है? चष्टन। कार्दमक वंश कहते हैं इसको, या चष्टन के नाम पर ही जो इसके फाउंडर हैं, इस वंश को चष्टन वंश कहा जाता है, चष्टन डायनेस्टी कहते हैं। चष्टन के बारे में बात करें तो चष्टन ने उज्जैन पर अधिकार किया और उसके बाद विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके जो कॉइन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर उज्जैन तथा चैत्य का चिन्ह अंकित है। हिज कॉइन्स बियर द सिंबल्स ऑफ उज्जैन एंड अ स्तूपा, है ना। चैत्य जो शब्द है ये मेनली स्तूप से रिलेट करता है ना। चैत्य, स्तूप, ठीक है, बिहार, ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। चैत्य जो है वो इसे चिता संबंधी कहा जाता है। चिता जहां पर किसी व्यक्ति का क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है। क्लियर है? तो ये जो चिता संबंधी जो स्थल थे जहां पर किसी व्यक्ति का, तो किसी बौद्ध विद्वान का, बौद्ध स्कॉलर का जब अंतिम संस्कार किया जाता था, जब बौद्ध प्रीस्ट का, तो उस स्थान को चैत्य गृह कहा जाता था। और उसके जहां पर उसका अंतिम संस्कार होता था वहां पर एक स्तूप का निर्माण करा दिया जाता था, स्तूप बना दिया जाता था, उसके चारों तरफ बिहार बना दिया जाता था। तो ये शब्दावली एक दूसरे से लिंक है। तो इसके सिक्कों पर क्या मिला है? चैत्य का चिन्ह मिला है और उज्जैन, मतलब उज्जैन लिखा हुआ है और चैत्य चिन्ह, ये दोनों अंकित मिले हैं। इसका पुत्र जयदामन, तो जयदामन के सिक्कों पर उज्जैन तथा मतलब इसके सिक्के उज्जैन और मध्य प्रदेश के शिवपुरी से प्राप्त हुए। अब इससे क्या आइडिया लगता है? इससे ये आइडिया लगता है कि भाई जब इन्होंने उज्जैन में जिस शक क्षत्रप ब्रांच ने, शकों की जिस ब्रांच ने उज्जैन वाले पार्ट में अपनी जो है वो एम्पायर एस्टेब्लिश किया, अपना राज्य जो है वो स्थापित किया, तो जब शिवपुरी से इनके सिक्के मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उज्जैन से लेकर शिवपुरी तक का क्षेत्र जो है इन्होंने क्या किया? अपने अधीन रखा है। इतिहासकार इसी तरीके से अनुमान लगाते हैं राज्य विस्तार का, कि यदि किसी राजा का अभिलेख उत्तर में कहीं, लास्ट अभिलेख उत्तर में कहाँ किस सीमा पे मिला है, दक्षिण में कहाँ किस सीमा पे मिला है, पूरब में कहाँ किस सीमा पे मिला है और पश्चिम में कहाँ मिला है, तो उसके आधार पे कि जहां जहां से इनके जो सिक्के मिल रहे हैं या इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं या इनका उल्लेख किसी साहित्यिक लिटरेरी सोर्सेज में मिल रहा है, तो उसके आधार पर माना जाता है कि इनका राज्य कितना बड़ा था, इनका जो एम्पायर था वो कितना एक्सपांशन उसका हुआ था। तो वो इन्हीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पे। क्लियर है? हालांकि एमपीपीएससी का इतना लेवल नहीं है कि वो इसको लेकर के इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनाए कि भैया कार्दमक या चष्टन वंश का जो साम्राज्य था, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बना दे के इनका साम्राज्य उज्जैन से लेकर के उत्तर में जो आपका मध्य भारत का पठार है वहां तक विस्तारित था। तो ये यूपीएससी इस तरीके से करता है, एमपीपीएससी नहीं करेगा। अगर पूछेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेगा शिवपुरी से क्या इसके सिक्के मिले या नहीं, हालांकि ये भी नहीं पूछने वाला। क्लियर है? इसके बाद आता है जयदामन की जब मृत्यु हो जाती है, तो जयदामन जो है वो कि मृत्यु के पश्चात ये जो चष्टन है, ये चष्टन अपने पौत्र मतलब ग्रैंड सन जो था इसका रुद्रदामन, तो रुद्रदामन के साथ सह शासन करता है। क्लियर है ना? किसके साथ? तो आफ्टर जयदामन्स डेथ ही रूल्ड ज्वाइंटली विथ हिज ग्रैंडसन रुद्रदामन। और ये शक क्षत्रपों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता भी थी कि जब शक क्षत्र भारत में अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश करते हैं तो जहां पर मतलब दो लोगों के द्वारा, पिता पुत्र के द्वारा, दादा और पोते के द्वारा
सह शासन करने का, ज्वाइंटली रूल करने का जो है वो नियम इन शक क्षत्रपों में ही देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा भी गया है कि भाई निम्नलिखित में से किन जो कौन सा वंश है जिसके शासकों के द्वारा सह शासन भी किया जाता था, मतलब गद्दी एक है लेकिन दो लोग उस पर क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो इसने अपने पौत्र ग्रैंडसन रुद्रदामन के साथ क्या किया, सह शासन किया था। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रुद्रदामन है, हालांकि रुद्रदामन से रिलेटेड कोई बहुत मेजर फैक्ट एमपी में नहीं मिलता है हमको। चेस्टन वंश का सर्वाधिक प्रतापी, महान और वीर शासक। इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे तो रुद्रदामन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस पूरे वंश में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मिलती है अंधों के लेख से, और दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, ये सब गुजरात वाले पार्ट में स्थित है। इसके राज्य क्षेत्र की बात करें, जो इसका टेरिटरी थी, तो इसने अपना साम्राज्य पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा में, अनूप प्रदेश जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, आनर्त मतलब द्वारका वाला पार्ट सौराष्ट्र, मरु मरु कहा जाता था मारवाड़ वाले क्षेत्र में, निषाद याद रखना पश्चिमी विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी वेस्टर्न जो विंध्यन रीजन है उसे निषाद कहा जाता था, तो वहां पर अपरांत मतलब उत्तरी कोंकण, तो ये सारे क्षेत्र जो थे ये रुद्रदामन के शासन के अधीन आते थे, है ना। इसने चूंकि इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सातवाहनों के जो बाद के राजा हैं उनको पराजित करता है, उसमें शायद यज्ञश्री सातकर्णी है या ऐसा ही कोई राजा है जिसे 2 बार पराजित करेगा ये, क्लियर है। और बाद में फिर क्या करता है, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, संधि हो जाती है। तो सातवाहनों को भी ये क्या करेंगे, पराजित करेंगे, जो दक्षिण में पावर है, बहुत पावरफुल राजा है। इनकी राजधानी रहेगी उज्जैन। ठीक है, तो राजधानी पूछी जा सकती है मध्य प्रदेश के संबंध में कि जो कार्दमक वंश था या चष्टन वंश था उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी थी उज्जैन। ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन के उत्तराधिकारियों के सिक्कों की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई सारे स्थानों से इनके सिक्के मिले हैं। उत्तराधिकारियों के नाम मैंने नहीं लिखे क्योंकि पूछने की संभावना नहीं है। हाँ, सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं तो उससे आपको एक आइडिया अवश्य लग जाएगा कि इनका राज्य कहाँ तक विस्तारित था, मतलब इनका जो टेरिटरी थी, जो इनका जो एम्पायर था वो कहाँ तक एक्सपांडेड था, वो आइडिया आपको इससे लग जाएगा। जैसे कि उत्तर में आप देखोगे तो शिवपुरी, शिवपुरी में एक तहसील आती है पिछोर, है ना। पिछोर से आपने नाम सुना होगा, केपी सिंह कक्काजू जो विधायक रहते हैं वहां से, बहुत फेमस है। तो ये वही वाला पिछोर है, शिवपुरी पिछोर। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर में आप देखोगे तो उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर तक, मतलब चंबल घाटी तक इनकी उत्तरी सीमा, मतलब ये वाला जो वंश है रुद्रदामन के समय में चंबल के दक्षिण तक इनके साम्राज्य का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि शिवपुरी का पिछोर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है, तो बुंदेलखंड तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया रुद्रदामन ने। फिर सांची, शिवनी, सांची जो आपका पूर्वी मालवा वाले पार्ट में आएगा, ईस्टर्न मालवा में आ जाएगा सांची। सिवनी, सिवनी ये सब आपका कहाँ आएगा, नीचे सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, क्लियर है। तो मतलब लगभग जो है वो सतपुड़ा का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आवरा, बेसनगर, गोंदरमऊ, केवलारी, ये सब बीच वाले पार्ट है। तो एक मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भाग रुद्रदामन के साम्राज्य के अधीन आता था। रुद्रदामन का जो एम्पायर था उसके अधीन मध्य प्रदेश का बहुत विशाल पार्ट आता था। सोनपुर कहाँ है, छिंदवाड़ा में है सोनपुर। यहाँ से लगभग 670 सिक्के मिले हैं, और 670 सिक्के संग दामन से लेकर के रुद्रसेन तृतीय तक, मतलब कि इनके जो वंशावली है तो उसमें आप देखेंगे संग दामन नामक राजा से लेकर के रुद्रसेन तृतीय तक के लगभग 670 सिक्के कहाँ से मिले हैं, सोनपुर छिंदवाड़ा से। आप केवल ये याद रखना कि बहुत बड़ी मात्रा में इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, सोनपुर छिंदवाड़ा से हमें प्राप्त होते हैं। अभिलेख इनके कहाँ से मिलते हैं मध्य प्रदेश में, हालांकि अंधों का लेख और जूनागढ़ तो वो गुजरात वाले पार्ट में है, लेकिन मध्य प्रदेश में एरण और कानाखेड़ा कहाँ पर है, सांची में। यहाँ से श्रीधर वर्मन नामक शक राजा के हमको क्या मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी प्राप्त होते हैं। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम एरन एंड कानाखेड़ा सांची, किसके, श्रीधर वर्मन नामक शासक के। तो ये हो गया आपका रुद्रदामन या उज्जैन के जो शक क्षत्रप थे आपके, चष्टन वंश, कार्दमक वंश। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो एमपी से रिलेटेड सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल इनकी उज्जैन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ से, तो एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र इनके अधीन आता था, इसके आधार पे आप आइडिया लगा सकते हैं। सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है हमको, बल्क में कहाँ से मिले इनके कॉइन्स, तो सोनपुर छिंदवाड़ा से। और इंस्क्रिप्शंस किसके, श्रीधर वर्मन के कहाँ से मिलते हैं, एरन और कानाखेड़ा सांची से। अब आता है लास्ट है आज का कुषाण वंश, जो विदेशी राजवंश है उसमें कुषाण वंश के बारे में भी पढ़ना है हमको। हालांकि कुषाणों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें जो है एमपी से रिलेटेड नहीं मिलते हैं, इक्का दुक्का है, क्योंकि इक्का दुक्का में भी किसी राजा के कुछ कॉइन मिले हैं बस, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है।
लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखोगे तो कुषाण डायनेस्टी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, कुषाण वंश की बात करें तो इसके संस्थापक माने जाते हैं कुजुल कटफिशेस। ठीक है, कुजुल कटफिशेस। मूल स्थान और जाति की बात करें तो ये गोभी मरुस्थल में थी और यूची जाति से। अब यूची जाति क्या थी, जैसे कि हमने शकों को देखा कि वो खाना बदोश और बर्बर जाति थी, नोमैडिक एंड बारबेरिक ट्राइब थी। इसी तरीके से यूची भी क्या थे, ये गोभी मरुस्थल वाले पार्ट में क्या थे, बारबेरिक और नोमैडिक ट्राइब थी। अब ये भारत में क्यों आए, मध्य एशिया से तो समझ में आता है, ठीक है, जो आपके इंडो ग्रीक आए, लेकिन शक और यूची, ये जो यूची हैं ये भारत में क्यों आएंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि जो भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, है ना, इसके पीछे एक छोटी सी चीज और है जो मैं मिस कर गया, मुझे शुरू में ही बतानी थी आपको, इसको थोड़ा सा और समझ लेना तो आपको ये भी हालांकि इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना आप, तो मयंक सर आपको अच्छे से समझाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर ले लेना कि ये शक कुषाण ये भारत में आ क्यों रहे हैं। ठीक है, वो जो एक मेजर पॉइंट था वो तो मिस ही हो गया। चल, क्या है, आप देखो भारत का मैप, हमारा मैप तो हमारे पास है ही ना, ये रहा, मैप पे देखोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इसमें देखो, ये इंडिया, ये चाइना, ठीक है, इंडिया के इधर ये चाइना। अब ये जो आएंगे शक, ये इंडो ग्रीक यहां पर है, बैक्ट्रिया, इसके नीचे पार्थरिया, ये पार्थरियन आ जाएंगे। शक यहां राज नहीं करते थे नॉर्मली, शक मेनली इस वाले कहीं रीजन में थे, और शकों के इधर ही कहीं थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे यूची, यूची ना, जो गोभी मरुस्थल वाला क्षेत्र है, मंगोलिया गोभी मरुस्थल वाला जो पार्ट है, जो चाइना की इस वाली बॉर्डर से लगता है, तो यहां पर ये कुछ जनजातीय कबीले थे, है ना, खाना बदोश और जो बर्बर जातियां थी, कबीलाई समाज था, नोमैडिक और बारबेरिक यहाँ पर क्या थी, ट्राइब्स रहती थी, ये वाले पूरे पार्ट में, चाइना के इस वाले पार्ट में। अब चूंकि ये कैसा क्षेत्र है, ये हिमालयी रीजन है, हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे पाई जाती हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपने देखा, और दूसरा कैसा है, हाई एल्टीट्यूड्स पे है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्नो फॉलिंग ज्यादा होती है, बर्फबारी ज्यादा होती है। ठीक है, खाना बदोश क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिसोर्सेस तो बहुत ही लिमिटेड है, दूसरा ये इनका मेन काम जो है वो क्या है, पशुपालन करना, इनका जो मेन काम है वो इस क्षेत्र में आप देखोगे तो पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, यहाँ पर जानवरों को पालते हैं और उन्हीं जानवरों से इनका क्या होता है, गुजारा होता है। अब क्या है कि जब कभी भी आपने नॉर्मली देखा होगा, जब जो मौसम जब बदलता है, अभी सर्दियां चल रही हैं, तो इस पूरे वाले पार्ट में आप देखोगे, इस पूरे सीजन में यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फ गिरना चालू हो जाती है। जब बर्फ गिरती है तो पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढक जाते हैं, ठंड वाले रीजन में, ठंड मतलब ठंड वाले समय में, विंटर्स में, तो क्या होता है, इनको स्वयं के लिए भी और इनके जो जानवर जिनको ये पालते हैं उनके लिए इनको कहाँ आना पड़ता है, पहाड़ी जो चोटियां हैं उनको छोड़ के इनको मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ता था। क्लियर है, तो ये मैदानी क्षेत्रों के लिए कहाँ जाते थे, तो चाइना का ये वाला जो बॉर्डर है आपका, इस तरीके से ये वाला जो बॉर्डर है, ये क्या करते थे, पहाड़ों से उतर के चाइना के इस वाले पार्ट में एंट्री मार जाते थे। ये जो जातियां थी यूची वगैरह इस तरीके की, ये चाइना में क्या करती थी, एंट्री कर जाती थी, है ना, इस पॉइंट को समझना, चाइना में एंट्री कर जाती थी। ठीक है, अब ये चाइना में जब जाते थे तो जब तक ठंड खत्म नहीं होती थी तब तक ये चाइना में ही रहते थे, चाइना के इस वाले नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पर क्या करते थे, स्थानीय लोगों को परेशान करते थे, लूट मार मचाते थे, छापे मारते थे, लूट लेते थे उनको, तो इससे चाइना बहुत परेशान था। मतलब चीन में उस समय राजवंश था, तो जो राजा थे यहाँ के, ठीक है, जो चाइना की जो राजनीतिक सत्ता थी, पॉलिटिकल जो यहाँ पर एम्पायर था, वो बहुत परेशान था। तो यहाँ पर फिर बाद में हान वंश का शासन आता है, चाइना में हान वंश का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और इस समस्या से बचने के लिए शक और यूची जो थे, इनके बार बार इन जनजातीय जो कबीले थे, जो नोमैडिक और बारबेरिक ट्राइब्स थी, इनके आक्रमणों को रोकने के लिए इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करना क्या किया, प्रारंभ किया। तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप देखते हो, इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये बनाई ही, क्योंकि चाइना में चारों तरफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है, चाइना में जो दीवार देखोगे ना आप, वो मेनली यहीं तक इसी वाले पार्ट में बनाई गई है ना,
नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में ही चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपको देखने को मिलेगी। तो ये दीवार बनाई इसीलिए गई ताकि ये जो खानाबदोश और बर्बर जातियां हैं ये चाइना में एंटर ना कर सके। क्लियर है? तो आज की बात नहीं हो रही, आज से कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब अभी शुंग सातवाहन की बात चल रही है, बीसी की बात चल रही है, ईसा पूर्व के समय की बात कर रहे हैं। उस समय जो है वो चाइना ने क्या किया, अपने यहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना चालू कर दिया था। तो चाइनीज आज नहीं, बहुत समय से, बहुत पहले से ही वो समय से बहुत आगे चलना मतलब आगे चलने की सोच लेके चल रहे हैं। तो ये अब इनकी एंट्री जब क्या हो जाएगी, यहाँ बंद हो जाएगी। मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया तो ये जो जहाँ पर कबीलाई जो जातियाँ थी, खानाबदोश और बर्बर जातियाँ थी, इनकी चाइना में क्या होगी, अब एंट्री बंद। अब जब चाइना में एंट्री बंद हो जाएगी तो ऊपर की तरफ जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, है ना, ग्लोबली आप देखोगे वर्ल्ड का मैप, तो ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि उधर तो और एक्सट्रीम कंडीशन है और हाई एल्टीट्यूड है। क्लियर है? तो इनके पास ले दे के एक ही क्या बचेगा, पॉइंट बचेगा कि अब इन्हें किधर आना पड़ेगा, इधर मूव करना पड़ेगा, है ना। इनको किस तरफ मूव करना पड़ेगा, तो इन्हें अब आपका इस तरफ इनकी डायरेक्शन रहेगी, इन्हें इस तरफ आना पड़ेगा। अब ये इस तरफ आएंगे तो यहां पर इन्हें मिलेंगे कौन, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरियंस इंडो ग्रीक है, और नीचे ये पार्थियन है। अब देखो जब ये यूची वाले ये शक वगैरह, अब ये शक होगा, इस शक के पीछे जो कुषाण लगे हैं यूची वाले, तो शक क्या होंगे, अब ये यूची इधर नहीं जा पा रहे तो ये क्या करेंगे, ये शकों सीथियन पे आक्रमण करेंगे, इनके क्षेत्रों पे कब्जा कर लेंगे। शकों को अपना क्षेत्र छोड़ के कहाँ आना पड़ेगा, ये बैक्टीरिया वाले रीजन में आना पड़ेगा, बैक्टीरिया वाले पार्ट में आना पड़ेगा। तो जब बैक्टीरियंस इनसे परेशान होंगे तो ये बैक्टीरियंस कहाँ आएंगे, बैक्टीरियंस नीचे तो जा नहीं सकते, नीचे पार्थियन बैठे हुए हैं, तो बैक्टीरियंस को इंडिया में एंटर करना पड़ गया। ठीक है, ये बैक्टीरियंस कहाँ है, इंडिया में एंट्री मारे, नीचे से पार्थियन ने बैक्टीरिया वालों को ले लिया। अब ये जैसे जैसे अंदर आते गए बैक्टीरियंस, तो पार्थियन भी अंदर की तरफ आते गए, पीछे से शक आ गए। तो आप ऐसे समझ लो कि यदि ये इंडिया का मैप है, यहाँ ये जो पूरा सीन आप समझना इस समय कि कैसे सब लाइन से बैठे हुए हैं कि एक के बाद एक एंट्री मारी जाए, है ना, एक के बाद एक क्या कर ली जाए, एंट्री कर ली जाए। कि सबसे पहले ये बैक्टीरियाई, है ना, यहाँ बैक्टीरिया, बस क्या होगा, ये इधर आ जाएंगे अंदर, तो यहाँ कौन आएंगे, पार्थियन आ जाएंगे। मतलब बैक्टीरियंस, ये बैक्टीरियन जब भारत में अंदर आए तो यहाँ कौन आ गए, यहाँ पार्थियन आ गए, पार्थियन आ गए। क्लियर है? ये किसके दबाव में अंदर आए, ये शकों के दबाव में, शक यहाँ बैठे हुए हैं और शकों के पीछे ये यूची वाले कुषाण चल रहे हैं, इनकी 5 अलग अलग ब्रांचेस थी कुषाणों की। अब ये पार्थियन यहाँ आएंगे तो ये शक फिर इन पर दबाव डालेंगे, तो पार्थियनों को और अंदर आना पड़ेगा, इनके क्षेत्र पर शक ऑक्युपाई कर लेंगे, और ये यूची इधर खिसकते चले जा रहे हैं, यूची इधर खिसकते चले जा रहे हैं। तो एक क्रम बना हुआ है, और आप देखोगे इनके राज्यों की जब एस्टेब्लिशमेंट भी होगी, आप देखना कभी इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे तो आप देखेंगे बैक्टीरियाई भारत के अंदर तक मिलेंगे, उसके पीछे पार्थियन मिलेंगे, और फिर धीरे से शक आएंगे, शक इनको निपटाएंगे, सुलझाएंगे, और फिर उसके बाद कौन आ जाएंगे, कुषाण आ जाएंगे। तो ये क्रम इसी तरीके से बना हुआ है। क्लियर है? उसका एक मेजर रीजन एक तो वही था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया, वो एक बहुत मेजर कारण था जो शुरुआत में मुझे बताना था, लेकिन उस समय दिमाग से स्किप हो गया, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। ठीक है ना, भारत का इतिहास जब पढ़ते हो तो आपको ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया जाता है कि क्यों ये मौर्योत्तर काल में भारत में इतने विदेशी आक्रमण आपको देखने को मिलते हैं, कि एक के बाद एक बैक्टीरियन, पार्थियन, शक, कुषाण, है ना, पहलव वगैरह, ये सब भारत में ही क्यों आना चाहते थे। तो उसका कारण यह था, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं था, अल्टरनेट था ही नहीं। यहाँ से इधर जा नहीं सकते, इधर तो बहुत दूरी है, और क्षेत्र भी वैसा ही है, रिसोर्सेस नहीं है, यूरोप कहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे नजदीक कौन था, भारत था। तो इसलिए भारत जो है वो इन विदेशी आक्रमणों से प्रभावित रहता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो लास्ट है हमारा कुषाण, तो कुषाणों का कुछ लेना देना एमपी के इतिहास से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कुषाणों को भी। ठीक है, तो ये कहां पर है, गोबी मरुस्थल में, यूची जाति से संबंधित थे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा यूची जाति कहां पर है। क्लियर है ना, यूची जाति जो है ट्राइब कहां पर है, तो गोबी डेजर्ट, जो मंगोलिया वाला पार्ट है आपका, मंगोलिया वाला जो रीजन है, ठीक है, वहां पर ये निवास करते थे। अब इनकी 5 ब्रांच थी, 5 शाखाएं थी। तो ये 5 शाखाओं में से एक, जिसका नाम क्या था, काई चौ आंग। क्लियर है? ऑफ द 5 ब्रांचेस ऑफ द यूची, द काई चुआंग वर कॉल्ड द कुषाण। तो इनको कुषाण कहा गया, जो भारत में एंट्री मारती है।
भारत में कुषाण शासकों को संस्कृत में तुषार कहा गया है ना। तुषार का अर्थ भी क्या होता है, तुषार पड़ रहा है, मतलब ठंड, विंटर का जो सीजन होता है उसे तुषार कहते हैं। अब इसके जो शासक हैं उसमें एक शासक कौन है, विम कटफिसेस। विम कटफिसेस क्यों है मध्य प्रदेश से संबंधित, क्योंकि विदिशा से एक सिक्का इनका हमें मिलता है, ठीक है। विम कटफिसेस, अ कॉइन हैज बीन फाउंड फ्रॉम विदिशा। इसके अलावा शहडोल से हमें कुषाण शासकों के लगभग 757 सिक्के प्राप्त हुए, है ना। आपने देखा होगा अभी जो आपका पार्ट ए वाला जो पार्ट है, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया ना, इन एग्जाम में जो पार्ट ए है उसमें तो इस तरीके से नंबर्स भी पूछे हुए हैं, क्लियर है ना। तो आप याद रखें, जो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार। तो कितने सिक्के मिले हैं, 757 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 44 किसके हैं, 44 सिक्के विम कटफिसेस के हैं। कहाँ से मिले हैं, शहडोल से। इसके बाद आता है कनिष्क। कनिष्क की बात की जाए तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। और मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, तो शहडोल से जो सिक्के मिले हैं ना 757, इसमें से 324 सिक्के किसके हैं, कनिष्क के हैं। तो 324 जो कॉइन्स हैं वो किससे रिलेट करते हैं, कनिष्क से रिलेटेड हैं, क्लियर है। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके लिए। बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, एमपी के हिस्ट्री में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हालांकि जो रिवीजन जब क्लास करेंगे हम लोग ना पूरा एंशिएंट का, तो केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वही रिवाइज कराऊंगा, जो पूछने की संभावना होगी आपकी, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद वशिष्ठ नामक शासक आता है। सांची अभिलेख से इसके कुछ सिक्के प्राप्त, मतलब सांची से इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका, वशिष्ठ का एन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम सांची। और जो इसका लास्ट रूलर है, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव फर्स्ट, द लास्ट रूलर ऑफ द कुषाणा डायनेस्टी। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार बता दो आप, अन्यथा हम क्लास को क्या करते हैं फिर समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज क्लास समाप्त करते हैं। नहीं है, ऑल क्लियर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल, है ना, सेम टाइम पे सेम क्लास पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।